तो बहुत सारे लोगों के सवाल है कि तो हम सेविंग करें कैसे? जो जिनको नॉलेज है मार्केट की, तो वो अगर ट्रेडिंग करते हैं थोड़ी बहुत अमाउंट की, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट जिनको नॉलेज है, ये नहीं कि मेरे को पता नहीं, मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं मार्केट में पैसा लगा के जो 4 है मेरे पास वो भी मैं गवा दूं। एक स्टूडेंट आम स्टूडेंट कैसे सेव करे? अगर मैं अकाउंट में $100 डालता जाऊं वो तो मेरे लिए नुकसान ही हो जाएगा। जी, आपको सेविंग करने के लिए पहले आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा। व्हाट्स कमिंग इन, व्हाट्स कमिंग आउट, ये चीज़ों के लिए पूरी लाइफ है। ये सोचो कि अभी ये जो 3, 4, 5 साल आपके हैं, स्ट्रगल कर लो, पूरी लाइफ एंजॉय करो। नॉर्मल बात सुनते हैं कि पैसे से पैसा बनता है जी। अगर पैसा आप आगे इन्वेस्ट नहीं करोगे, पैसे से पैसा नहीं बनाओगे, तो इसका मतलब है कि आप जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको भी आप लूज कर रहे हो कि हाँ जी मैंने तो सिमरन सैनी को पैसा दिया, उसने लगा दिया, मैंने 5 साल बाद देखा। नो, इंक्लूडिंग मी। आपको किसी के ऊपर ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैंने देखना ही नहीं है, मैंने उस पर छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। सो यू शुड लुक इनटू इट कि आपने अगर पैसा लगाया है तो उसकी क्या रिटर्न आ रही है। अगर तो स्पाउसल रोल ओवर हो जाता है जी, तो फिर तो चलो टैक्स फ्री रोल ओवर हो गया। अदरवाइज अगर स्पाउस नहीं है, बच्चों को जा रहा है 50% टैक्स्ड। वाह। सो आप सीधा मतलब आधा पैसा सीआरए को गिफ्ट करके, जो रिटायरमेंट एज पे बैठे हुए हैं या ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, प्लान इट। सो अदरवाइज आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। जितने भी सवाल आपके और मेरे हैं उन सभी का जवाब हम आज पाने की कोशिश करेंगे। सो हमारे साथ मौजूद हैं ऑल काइन इंश्योरेंस से सिमरन सैनी जी। सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राघव। पहले तो आपको और हमें सभी लिसनर्स को प्यार भरी सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग जी। बड़े दिन बाद आप आए हो जी, आप बुलाए, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे जी। अच्छा सिमरन जी, मैंने जैसे अभी ऑन एयर कहा भी, हमने ना लास्ट वीक हेट स्पेंडिंग के बारे में टॉपिक पे बात की थी जी। और बहुत सारे लोगों का उसमें अपने अलग अलग रिस्पॉन्स आए। एक लास्ट वीक शायद एक कनाडा को लेकर सर्वे आया था कि कनाडा में कैसे क्रेडिट कार्ड के लोग कर्जे ही नहीं उतार पा रहे हैं। हाँ, मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं, वही $10, $20, $30 करके चलता जा रहा है। वो साइकिल सालों साल चलता जा रहा है। और पता नहीं, मैं पढ़ रहा था शायद जो यंग ऑडियंस है, जितने यंग लोग हैं जो 30-35 की रेंज से एज से कम के हैं, उनमें 40% लोगों पे क्रेडिट कार्ड के कर्जे चढ़े हुए हैं। और भारी कर्जे, ये भी नहीं कि $100-200 चढ़ा हुआ है, भारी कर्जे चढ़े हुए हैं। सो इसमें ना जब हमने कॉन्वर्सेशन शुरू की तो बहुत सारे लोगों के सवाल है कि तो हम सेविंग करें कैसे। और एक जो सवाल था वो सबसे ज़रूरी था कि ठीक है, जो बंदा जॉब कर रहा है, कोई अच्छी जॉब कर रहा है या बिजनेस शुरू कर दी है, उनके पास सेविंग के तरीके। एक स्टूडेंट कैसे सेव करे? एक स्टूडेंट आम स्टूडेंट कैसे सेव करे? अगर मैं अकाउंट में $100 डालता जाऊं वो तो मेरे लिए नुकसान ही हो जाएगा जी। मैं उसको कैसे यूटिलाइज करूं कि छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ पे करूं, क्या टूल यूज़ करूं? जी बिल्कुल राघव, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सेविंग की बात करते हैं, तो अगर आप फॉर एग्जांपल $100 डाल रहे हैं, अगर वो 100 का 100 ही है तो दैट्स नॉट अ सेविंग। तो इनडायरेक्टली आप वो मनी लूज कर रहे हैं अगर हम इसको इन्फ्लेशन के साथ कैलकुलेट करें तो आप ऑलरेडी नेगेटिव में जा रहे हो। तो एज अ स्टूडेंट दिस टाइम इट्स वेरी हार्ड, आई नो कि उनके अपने जो एक्सपेंसेस हैं वही कवर नहीं हो रहे हैं। ट्रू। तो पहली तो चीज़ आपको सेविंग करने के लिए पहले आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा। व्हाट्स कमिंग इन, व्हाट्स कमिंग आउट, कितना आपका जो अमाउंट आ रहा है जा रहा है वो बैलेंस हो भी रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त वो भी बहुत बड़ा नंबर है जहाँ पे इन एंड आउट जो है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जितने आ रहे हैं उससे ज्यादा जा रहे हैं। तो पहले तो उस चीज में से आपको ये प्लस माइनस करना पड़ेगा कि कौन से अननेसेसरी खर्चे हैं जो आप कम कर सकते हो जी। पहले तो लिस्ट बनाओ आपकी ज़रूरी क्या है। अगर आप वीक में 2-3 बार बाहर खा रहे हो तो आप उसको कट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद देखो कि आपके पास मंथली बजट में $20 निकल रहे हैं, 50 निकल रहे हैं, 100 निकल रहे हैं, जो भी अमाउंट मिनिमम निकल रहा है। तो जब आपकी पे आ रही है, फॉर एग्जांपल मेरा चेक डिपॉजिट हो रहा है 1st ऑफ एवरी मंथ जी, तो उसमें से वो 50 पहले ही निकाल दो। ये नहीं है कि ओके मैं सारे आप जो अपने एक्सपेंसेस है वो निकाल के उसके बाद में निकालूंगा, फिर नहीं निकलेगा। तो पहले ही आप उसको साइड पे रख के माइनस रखो, कर दो। ये दिमाग में रखो। हाँ, मेरा 500 आया तो आप ये सोचो कि मेरा 450 है, तो 50 निकाल दिया साइड पे। आपने अपना टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट खोलो। कुछ लोग अच्छे हैं जो अच्छे हैं ट्रेडिंग में, जो जिनको नॉलेज है मार्केट की, तो वो अगर ट्रेडिंग करते हैं
थोड़ी बहुत अमाउंट की, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट जिनको नॉलेज है, ये नहीं कि मेरे को पता नहीं, मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं मार्केट में पैसा लगा के जो 4 हैं मेरे पास जी, वो भी वो भी मैं गवा दूं। गवा दूं। तो अदरवाइज आप TFS से खोल लें, उसमें इन्वेस्ट करें। कंपनीज अभी आपको फिक्स इंटरेस्ट भी दे रही हैं, अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना तो जी। ऐसे प्लान अवेलेबल हैं जिसमें आपको 4-4.5% फिक्स जो है एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है ये TFS से स्टूडेंट खोल सकते हैं ना, आराम डजंट से। मैटर। जी, वी जस्ट नीड अ सिन नंबर, ओके जी। तो वो उनके पास है, तो आप साइड में सेविंग करना शुरू कर दें। जी। तो छोटी छोटी सेविंग अगर आप मंथली 50-100 भी बचा रहे हो तो साल का अगर हम 100 मिनिमम लेके चल रहे हो तो 1200 तो बचा लिया ना। जी, अगर कभी इमरजेंसी पड़ी तो आप उसको यूज कर सकते हो। बट अगर किसी वक्त आपको लगा कि ठीक है मैंने ओवर टाइम काम कर लिया या कुछ ज्यादा हो गया, अगर आप निकाल सकते हो तो उसको पे आने से पहले निकाल लो, बाद में नहीं। बाद में क्या होता है कि बिकॉज इट्स अ यंग एज, जी। और यंग एज में वो बोलते हैं ना हिंदी में कि मन थोड़ा चंचल होता है कि 4 पैसे दिख गए हैं, चलो फ्रेंड्स उड़ाया अभी जाए। पार्टी कर लें, यहाँ पे जाएं वहाँ पे जाएं। ये चीज़ों के लिए पूरी लाइफ है। ये सोचो कि अभी ये जो 3-4-5 साल आपके हैं, स्ट्रगल कर लो, पूरी लाइफ एंजॉय करोगे। ये 4-5 साल आपने ऐश करी तो अगले जितनी जिंदगी है ना, वो सारी जिंदगी आप ना फिर वो उस 4-5 साल को पछताओगे लेके कि हाँ काश उस वक्त हमने जो है वो मुझे सही वो काम याद कर आ रहा है कि 10th है पढ़ ले, आगे कुछ नहीं होगा, 12th है पढ़ मम्मी ले। की बात वो याद आ मम्मी रहा की है याद मुझे। आ रही है कि बस 8वीं में नंबर अच्छे हाँ। लेने, 10th में ग्रेड अच्छे आ जाए, 12th में बट वो उसके पीछे लॉजिक था कि आपको एक होप देनी कि चल बस इसको खत्म कर ले, आगे तो लाइफ इजी Yeah, है। तो सेम चीज़ है, चलो लाइफ इजी मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ उसके बाद कोई बहुत इजी लाइफ है, बट ये जैसे हमारे मॉम डैड बोलते रहे हैं कि अगर आप इन कुछ सालों में अच्छी स्ट्रगल कर लें, अच्छी तरह से दिमाग से आप जो है वो काम चलाएं, मेहनत तो चलो करनी ही करनी है, जी। तो आगे जाके थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जी, प्लस आजकल की जो कंडीशन है उसमें हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ज़्यादा पैसा सेव करना है, शायद पॉसिबल नहीं Possible नहीं है, है, बट जो बेसिक स्टेप्स हैं अगर वो भी नहीं लेंगे हम तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। एग्जैक्टली। जी। अच्छा, एक सिमरन जी, जैसे हमने जब बात की, एक इमरजेंसी फंड्स की बहुत बात होती है हाँ जी। कि आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड्स तैयार होना होने चाहिए। चाहिए। तो अब लेट्स से मेरा इमरजेंसी फंड $5000 है, हाँ जी। तो $5000 मेरे सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, मेरे TFSA में होना चाहिए, वो कहाँ होना चाहिए? जी, सो सेविंग इमरजेंसी सेविंग फंड बेसिकली कंसिडर करते हैं 3 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस। Okay. आपके जो 3 महीने के खर्चे हैं, जनरल रूल है ये कि मान लो कि मेरा महीने का खर्चा है $3000 अ मंथ, जी। तो आपके पास $9000 इन इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में डाल रहे हो जी। तो मान लो सेविंग अकाउंट पे आपका 9000 के ऊपर बन गया 9005, उस 5 के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। तो उस 9000 को आपने रखना है TFSA में। अगर Okay. वो 9000, 5, 10, 15 जो भी बढ़ रहा है इट्स टैक्स फ्री। जी। तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई ऑप्शन दी है तो वो है TFSA। अदरवाइज कनाडा में अगर आपके बैंक अकाउंट, रेगुलर बैंक अकाउंट में $2 का भी इंटरेस्ट आ गया जी। तो आप उसके ऊपर टैक्स पे करोगे, तो Tax दैट डजंट मेक एनी सेंस। आपने जो बनाया उसको भी लूज कर दिया, प्लस टैक्स एक्स्ट्रा से पे करना आपको पड़ गया। तो अगर आप इमरजेंसी फंड रख रहे हैं तो उनको TFSA में रखें, इन्वेस्ट जी। करें, चाहे आप उसको ग्रंटेड इन्वेस्ट करें या जो भी आप रिस्क, आपके रिस्क लेवल पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जी। सो ये बेसिक चीज़ अगर अगेन मैं सबके लिए रिपीट कर देता हूँ कि स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपका इमरजेंसी फंड तैयार होना चाहिए, एक बजट तैयार होना चाहिए, और TFSA जैसे जो टूल्स हैं उनको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। अच्छा सिमरन जी, अगर हम सेविंग, चलो सेविंग की तो बात होगी, ऐसे आपने भी कहा और सबको पता है कि कहा जाता है ना कि अकाउंट में तो पैसे रखने ही नहीं, जैसे आपने भी कहा इन्फ्लेशन से मैच ही नहीं करता। तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है इतनी आज की रेट में, जहाँ इतना खर्चा है, हम सारे कह रहे हैं पैसा तो पूरा नहीं हो पा रहा, तो फिर ऐसे टाइम में इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाती है? इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम अपने बड़े बुजुर्गों से ये नॉर्मल बात सुनते हैं कि पैसे से पैसा बनता है। जी। सो अगर पैसा आप आगे इन्वेस्ट नहीं करोगे, पैसे से पैसा नहीं बनाओगे, तो इसका मतलब है कि आप जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको भी आप लूज कर रहे हो। जी। तो पैसे को तो आपको इन्वेस्ट करना ही है। उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो, चाहे वो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आप मार्केट में लगा रहे हो, चाहे किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जी। इनडायरेक्टली जो पैसा इन्वेस्ट करने का मोटिव है वो है कि ग्रोथ, उसको आपने ग्रो करना है। उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। पहले आपने सेविंग करी, उस सेविंग को अगर आपने ग्रो ही नहीं करा तो उस सेविंग का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उसको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। बाकी वो कितना आप रिस्क ले रहे हो, किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी कई हमारे लिस्टनर हो गए जिनको बिजनेस का शौक है या उनके कोई अपने स्किल्स हैं जी। जिसमें वो अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे वो
हो सकता है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट से कभी लॉस भी हो जाए। प्रो एंड कॉन्स आर देयर ऑलवेज, है ना। वो तो बट अगर आपने रिस्क ही नहीं लिया, आपने उस स्किल को या आपने उस चीज़ को आपने एक्सप्लोर ही नहीं करा, तो फिर तो उस चीज़ का भी फायदा नहीं है। जी जी। तो वो चीज़ ज़रूरी है, इन्वेस्ट भी करो, साइड में अपना बैकअप भी रखो। आप समझदारी से अगर चलते हो तो आई थिंक पैसा ग्रो करता है। अगर पैसा ग्रो करेगा तो डेफिनेटली आप भी ग्रो करोगे। जी। तो सेफ चलो ये तो हो गया कि भी रिस्क तो है ही है। सेफ इन्वेस्टमेंट के तरीके भी होते हैं कि जिसमें मतलब बिल्कुल। जैसे एक तो आपने बताया कि 4-4.5% वाला TFSA Fix. अकाउंट होता है। Fix, उसके हाँ। अलावा और भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको सेफ कहते हैं। अगर आप TFSA तो चलो है ही है। जी। सेकंड, अगर आप ओपन अकाउंट खोलना चाहते हो, जी। ओपन अकाउंट, उसके ऊपर भी आपको कई बैंक भी इंटरेस्ट दे रही हैं, कई आपको इंश्योरेंस कंपनीज एक फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट दे रही हैं। ओपन अकाउंट है, आपने खोला, उसके ऊपर आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो दे रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है GIC। सो जी। पर्सनली GIC की मैं पर्सनली खुद फैन नहीं हूँ, बट कई ऐसे लिसनर होते हैं कि जिनको बोलता है कि हमें गारंटी चाहिए कि हमने 0% भी रिस्क नहीं लेना, जी। तो उसके लिए आपको थोड़ी टाइम के लिए पैसा लॉक करना पड़ता है। तो देयर आर द ऑप्शन कि आप GIC में इन्वेस्ट कर दें। 1 साल मंथली GIC होती हैं, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, या ईयरली होती हैं, 6 जी। मंथ की होती हैं, अलग अलग टर्म ड्यूरेशंस की होती हैं। तो आप GIC में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड उनके लिए जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, सेग फंड एंड म्यूचुअल फंड, जो जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, वो उसके साथ प्ले कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें है कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगी, बट अगर आपके पेशेंस हैं या आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है, आप वेट कर सकते हो कि अगर आज मार्केट नीचे है तो फिर ऊपर आ गई, तो आप म्यूचुअल और सेग फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड सेग फंड, कि उसमें गारंटीज हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। वो आप डिटेल्स से डिस्कशन करने के बाद डिसाइड करें कि आपके लिए बिल्कुल सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट साइड पे आपने जाना है, जैसे सेविंग अकाउंट्स है रेगुलर जिन पे इंटरेस्ट मिल रहा है, लॉक करना है पैसे को, या आपने थोड़ा बहुत रिस्क लेना है। इट्स योर चॉइस। जी। आप भी इन प्रोडक्ट्स में डील करते हो ना? Exactly. सो मैंने मुझे याद है, मेरे किसी से बात हो रही थी, मुझे बता रहे थे, आई थिंक हमारे शो पे किसी लिसनर ने हमें बताया था कि उन्होंने बहुत टाइम तक पैसे डाले, इन्वेस्ट किए, और उन्हें ऐसी TFSA के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स वगैरह उनकी करवाई गई, उनके एडवाइज़र ने करवाई, और 5 साल बाद पता लगा कि जितने पैसे डाले थे उसका सिर्फ 30% बचा हुआ है। ऐसा कैसे होता है कि लोग पैसे लूज कैसे कर जाते हैं इस चीज़ में? तो फिर वही मार्केट में लगी है उनके, मे बी म्यूचुअल और सेग फंड। सो अगर वो रेगुलर उसको वॉच नहीं कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको रेगुलरली वॉच भी करो। अभी तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन, जी। सो यू शुड हैव एक्सेस कि आपके पास ऑनलाइन ऐप या जो भी, यहाँ पे आपको एवरीडे मार्केट के हिसाब से आपकी वैल्यू दिखेगी, आपका पैसा क्या है। आज फॉर एग्जांपल 100 है, कल 102 हो गए, या आपके 90 हो गए, आपको दिखेगा। सो आपको 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। सो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये नहीं क्योंकि हाँ मैंने पैसा लगा दिया कि हाँ जी मैंने तो सिमरन सैनी को पैसा दिया, उसने लगा दिया, मैंने 5 साल बाद देखा। नो, इंक्लूडिंग मी। जी। आपको किसी के ऊपर ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैंने देखना ही नहीं है, मैंने उस पर छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। सो यू शुड लुक इनटू इट कि आपने अगर पैसा लगाया है तो उसकी क्या रिटर्न आ रही है, बिकॉज मार्केट फ्लक्चुएट करेगी। जी। बट यू शुड नो कि कब पैसा डालना है और कब निकालना है। ये नहीं कभी अगर 30% डाउन चला भी गया है तो यू शुड वेट। अभी वेट करो कि जब वो ऊपर आए तो उसको आप विड्रॉ करो। ये नहीं कि पैनिक होके गया अभी तो नीचे चला गया मैं उठा लूं, तो आप फिर तो आप लूज कर गए, तो फिर आपका तो नुकसान हो गया। तो यू शुड कीप वॉचिंग द मार्केट, कि आपको एटलीस्ट मार्केट का नहीं पता, आपको अपने ऑनलाइन अकाउंट का तो पता है, आप उसको वॉच करते जाएं कि कैसे फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, कैसे बढ़ कम रहा है। तो आपको एकदम शॉक नहीं लगेगा कि हाँ 5 साल के बाद आप देख रहे हो उसको। उस साल में अगर मुझे देख रहा है कि 2-3 महीने से डाउन ही जा रहा है, तो फिर मैं एडवाइजर को बोल के कुछ चेंज भी करवा सकता हूँ। जी जी, नहीं इंटरेस्टिंग है। सिमरन जी, जैसे मैंने कहा कि घर खरीदना इस वक्त सबका एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि घर कैसे खरीदा जाए, और सही मायने में मुश्किल भी है। चलिए हम रियल एस्टेट मार्केट की तो नहीं बात करते, लेकिन अगर मैं एक 20s-30s में भी मेरी एज है, मेरी यंग एज है, जिसमें सबका सपना होता है कि हम पहला घर खरीदें, सो मुझे क्या करना चाहिए? फिर मैं क्या स्टेप्स लूं कि मैं इंश्योर कर सकता हूं कि अगले 5-6 साल में मैं अपना एक ड्रीम हाउस खरीद सकूं, मैं अपना एक घर खरीद सकूं? 2 ऑप्शंस हैं राघव। फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट, बट उसमें आपको ये देखना है कि आपको उसमें बेनिफिट है पैसे डालने का या नहीं। जी। सेकंड है रेगुलर सेविंग, जैसे आप करते हो, PFSA व्हाट्सोएवर कोई भी है, ठीक है। अभी फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट जो है वो सबके लिए नहीं है।
ये अगर अच्छा। मैं बोलूँ कि सभी को फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट में डालनी चाहिए, जिन्होंने पैसे डालने चाहिए, जिन्होंने भी घर लेने हैं, देन इट्स अ बिग नो। अगर कोई बंदा पेरोल पे काम कर रहा है, डेफिनेटली फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज उनका टैक्स बहुत जा रहा है, क्योंकि वो पेरोल पे काम कर रहे हैं तो काफी टैक्स कटा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वो फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट में पैसा डालेंगे तो उनका टैक्स सेव होगा। ठीक है। सेकंड वो पर्सन है जो कॉर्पोरेशन पे काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो अपने एक्सपेंसेस वगैरह डाल के 20, 25, 10, 15 जो भी अमाउंट है उस पर टैक्स फाइल कर रहे हैं जी। अगर वो पैसा डाल रहे हैं फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट में तो उनको कोई टैक्स बेनिफिट ज़्यादा नहीं होने वाला। बट फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर वो अपना पैसा लॉक कर देंगे फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट में, बिकॉज वो पैसा निकाल सकते हैं अगर उन्होंने फर्स्ट होम बाय करना है। अदरवाइज अगर वो निकालेंगे तो दे हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट। टिकटॉक पे तो सारे एडवाइजर बैठे होंगे कि फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट से अच्छी कोई चीज नहीं है। सरकार ने आपके लिए एक दान निकाल दिया, एक वरदान दे दिया। सरकार ने तो निकाला है, बट वो आपने देखना है कि आपको टैक्स सेविंग, क्योंकि मेन चीज तो टैक्स सेविंग है ना, कि आपने उस पे जो रूम यूज कर लिया तो उसके ऊपर आपको वो वापस नहीं करना। आपकी टैक्स सेविंग हो भी रही है या नहीं हो रही है, वो चीज भी तो मैटर करती है ना। आप पैसा फॉर एग्जाम्पल अगर आप $8,000 पर ईयर डाल रहे हो, तो अगर आपको बीच में कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ गया तो वो अगर आप टच करोगे तो यू हैव टू पे बैक जो भी टैक्सेस है। अगर बंदा ऑलरेडी 10, 15, 20 हज़ार पे टैक्स पे कर रहा है, उसकी तो पीछे कोई खास सेविंग है नहीं फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट में। तो मेन वो प्ले किस पे कर रहे हैं कि मार्केट के हिसाब से जो अगर इन्वेस्ट करा है तो इंटरेस्ट आएगा, तो वो उनको TFSA में भी आना है। बट TFSA में उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि इफ दे नीड मनी तो वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। दे कैन यूज इट एनी टाइम, कि मुझे आज जरूरत है, मैंने इसमें से 2000 निकालना है, तो यू कैन डू दैट एनी टाइम। बट फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट मीन्स कि आप अपने पैसे को नेक्स्ट 3, 4, 5 जो भी टाइम के लिए आपने अभी घर नहीं लेना तो आप लॉक कर रहे हो। दैट्स नॉट अ अवेलेबल मनी कि मुझे चाहिए तो मैं निकाल लूँ। तो आपने ये देखना है कि आपको टैक्स सेविंग हो कितनी रही है, कि आपके लिए वो बेनिफिट है या नहीं है। अगर आप पेरोल पे तो 100% आपके लिए वो बेनिफिट है, क्योंकि पेरोल पे आपका टैक्स बहुत जाता है। तो जो TFSA और FHSA है, ये दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है? मार्केट पैसा तो वही लगाना ना, फिक्स टाइप का इंटरेस्ट रेट वो सेम ही मिल जाता है। मार्केट में तो आपने डिसाइड करना ना कि आपने रेगुलर इंटरेस्ट जो 4.45 कंपनी ऑफर कर रही है उस पे दोनों बराबर, दोनों पे अगर अपने फर्स्ट आपने उस अकाउंट में पैसा रखना है वो दोनों पे सेम है। अगर आपने मार्केट में म्यूचुअल फंड या सेग फंड में लगाना है वो मार्केट पे डिपेंड करेगा, वो दोनों में सेम है। चाहे वो फर्स्ट होम सेविंग है, चाहे वो RRSP है, चाहे वो TFSA है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वो सेम ही है कि पैसा लग कहाँ पे रहा है, वो चूज आपने करना है जी। बट हर एक का जो बेनिफिट प्रो एंड कॉन्स वो डिफरेंट है, तो वो आपने चूज करना है। चलो RRSP तो भी सेकंड ऑप्शन होगी कि जिन्होंने घर लेना है वो भी RRSP में तो डालते नहीं, उनके लिए फर्स्ट होम सेविंग बेस्ट ऑप्शन है जो टैक्स हाई टैक्स ब्रैकेट में है। जिन्होंने घर ले लिए, जिनके पास फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट की ऑप्शन नहीं है, तो अभी वही बंदा RRSP में जाएगा जिन्होंने टैक्स सेव करना है। तो RRSP अभी पीछे चला गया। तो अभी आपने ये देखना है कि आपके लिए TFSA बेटर ऑप्शन है या फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट, कहाँ पे आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी कितनी चाहिए। अगर आपको 8,000 का रूम मिला है तो आपको नेक्स्ट 4-5 ईयर पैसे लॉक करने का आपका जो है ऑप्शन आप कर सकते हो। इफ यस टैक्स सेव हो रहा है देन यस। एक और बड़ी कमाल की चीज हो रही है सिमरन जी, आजकल लोग रिटायर नहीं हो पा रहे। लोग हाँ पैसा ही नहीं है, सेविंग नहीं हो पा रही है, कैसे रिटायर ही नहीं कर पा रहे हैं। रिटायरमेंट में राघव मोस्टली पेंशन क्या है 1400-1500, उसमें तो सर्वाइवल है नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो ग्रोसरी आएगी ना उसमें। तो वो तो हमारी कम्युनिटी रिटायरमेंट के बारे में सोचती नहीं है। तो कैसे हो हम रिटायर, हमें कभी तो रुकना है। ऑब्वियसली अगर आप रिटायर होना चाहते हो तो आपको अर्ली एज में सेविंग करनी पड़ेगी। कहाँ करें फिर उस टाइम पे? FHSA में करें, TFSA में करें? FHSA में तो सिर्फ उनके लिए जो घर लेना चाह रहे हैं। अदरवाइज आपके हाई टैक्स ब्रैकेट में हो, RRSP है आपका, TFSA है, सेविंग करते जाओ। बट अभी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए भी है जो रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं। उनकी RRSP में कईयों के बहुत बड़ा अमाउंट भी पड़ा है जो पुराने हैं। अभी तो नए बंदे को तो ये मसला है कि सेव करे कहाँ से करें, हमारे पास है ही नहीं जी। तो अगर आप नहीं शुरुआत करें सेविंग की तो आपकी रिटायरमेंट बहुत हार्ड है। और ऐसा नंबर भी है जिनकी RRSP में 2-2, 3-3 लाख डॉलर पड़ा है। उनको ये नहीं पता कि अभी यूज कैसे करें, रिटायर हो गए अभी यूज कर रहे हैं, तो उसका सबसे बेस्ट वे यूज करने का क्या है। सो दोनों टाइप के जो क्लाइंट होते हैं, सो जो तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहे वो तो सोच लें, अदरवाइज
रेडी टू वर्क। 70 की 75 की एज तक काम करना है, करना पड़ेगा। पड़ेगा। और जिन्होंने काफ़ी पैसा RRSP में इकट्ठा करा हुआ है, आपने अर्ली रिटायरमेंट लेनी है, आपने उस पैसे को यूज़ करना है, गिफ्ट करना है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो यूज़ कर लें उसको एज सुन एज पॉसिबल। अगर कल को पर्सन की डेथ हो जाती है, हैवी टैक्सेस जितना आपने इतने सालों में बचाया नहीं है उसका, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का $300,000 RRSP में है, अगर तो स्पाउसल रोल ओवर हो जाता है जी, तो फिर तो चलो टैक्स फ्री रोल ओवर हो गया। अदरवाइज अगर स्पाउस नहीं है, बच्चों को जा रहा है, 50% टैक्स्ड। वाह। सो आप सीधा मतलब आधा पैसा CRA को गिफ्ट कर गए। तो अगर आप रिटायरमेंट एज पे हैं, यूज दैट मनी। अच्छा, अगर है मेरे पास, लेट्स से जैसे आपने कहा कि लोगों को पता नहीं लग रहा, मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो गया, लेट्स से मेरे पास जैसे 3 लाख, आपने बोला 3 लाख मेरे पास इकट्ठा हो गया, 65 की एज है मेरी, फिर मैं उसे कैसे यूज़ करूँ? आप क्या रेकमेंड करते हैं? ऑप्शंस आपने उसको, अगर कोई पर्सन अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता है, आप अपनी पेंशन को वेव कर सकते हो कि मुझे पेंशन अभी नहीं चाहिए, तो पेंशन आप डिले कर सकते हो। जितनी आप पेंशन डिले करते हो आपको लेटर एजेस में उतनी ज़्यादा मिलती है, अमाउंट आपका इंक्रीज हो जाता है। आपने पहले अपनी RRSP फिनिश कर ली तो आप रिटायरमेंट जो पेंशन को आपने 5 ईयर डिले कर दिया। सेकंड ऑप्शन, अगर आपने गिफ्ट करना है अपने बच्चों को, देयर आर द वेज, देयर आर सर्टेन टर्म एंड कंडीशंस। थर्ड ऑप्शन कि आप उस अमाउंट से कुछ परचेस कर लें। कुछ लोग हैं, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, इवन अगर आप अपनी एजुकेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको शौक है, आपने पूरा नहीं किया तो अब कर लें, उस पैसे को यूज़ करें। अगर आपने अर्ली रिटायर होना है, अर्ली रिटायर होके इसको फिनिश कर लें। सो क्योंकि अगर आप उसको पड़ा रहने देंगे ना, प्लान नहीं करेंगे, तो एट द एंड वो जाएगा CRA को। यहाँ से आपने बचाया था वहीं पे जाना है। तो जो रिटायरमेंट एज पे बैठे हुए हैं या ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, प्लान इट। सो अदरवाइज आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। जिनके इवन मैं बहुत बार इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिजनेस हैं, ये सब चीज़ें अगर आप बना चुके हैं, अभी जो जिन्होंने बनाना है उनको तो अपनी टेंशन है, वो तो वैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, और जिनकी बनी हुई है अगर आप उसको संभाल नहीं रहे हो तो आप पीछे वालों को डबल टेंशन दे के जाओगे। तो जो यंग एज में वो क्या सिर्फ RRSP एक ही तरीका है? नहीं, सेविंग का TFSA फुल करें अपना मैक्सिमम। रिटायरमेंट नहीं, TFSA तो आप यूज कर लो, क्योंकि TFSA का तो ये है ना, TFSA का तो आप जो ग्रोथ ले रहे हो सारी की सारी टैक्स फ्री है। अगर किसी पर्सन का जो पुराने आए हुए हैं 2009 से लेके अभी तक का रूम 95,000 का है, अगर आप 95,000 को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इसके ऊपर हर साल फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, $5,000 बना रहे हो, दैट्स योर टैक्स फ्री मनी। वो तो दूसरी मनी पे आप ऑलरेडी टैक्स फाइल कर चुके हो, तो उसका तो आपको नुकसान नहीं है ना। तो वो तो बेस्ट टूल है। RRSP अगर आप टैक्स बहुत ज़्यादा फाइल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप मैक्स आउट करो अपनी RRSP को। किसी साल पर आपने ऐसा हुआ कि किसी साल आपका काम कम हुआ जी, तो उसको यूज़ कर लो, क्योंकि उस साल आपकी टैक्स ब्रैकेट लो है, उसको यूज़ कर लो। ये नहीं कि हाँ नहीं काम हुआ तो चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, उसको छेड़ो ही नहीं। ये नहीं कि आप वैसे अपनी सेविंग को यूज़ करते रहो, नहीं। अगर किसी साल आपकी इनकम कम हो गई या कुछ भी हुआ तो उस RRSP अमाउंट को विड्रॉ करना शुरू कर दो आप। जी। TFSA से जुड़ा एक सवाल है, कह रहे हैं सुमित कह रहे हैं TFSA में से निकालने की पैसे कोई कंडीशन होती है? नो, देयर इज नो कंडीशन। आपने जब भी इन्वेस्ट करना है, मेक श्योर पैसे को लॉक मत करें। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ ऑप्शन जो आता है, मैंने आई एम नॉट अ फैन ऑफ GIC, कि आप उसको लॉक मत करो। अगर आपने लॉक करा है GIC में या किसी भी, जैसे भी आपने जो भी चूज की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तब आप उसको वेट करना पड़ेगा, विड्रॉ नहीं कर सकते। पर अगर आपने ओपन रखा है, चाहे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है, चाहे सेग्रीगेटेड फंड्स ने, चाहे वो ओपन सेविंग अकाउंट है, कोई भी डेली इंटरेस्ट अकाउंट किसी में भी डाला है, तो देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन कि आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। नो, यू कैन विड्रॉ इट एनी टाइम। एक गौरव जी कह रहे हैं, वैसे शायद काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी होगी चीज़, कह रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ एनी इमिग्रेंट फैमिली कैन नॉट रिटायर। आई एम द फर्स्ट जनरेशन, सो आपने प्लान की हुई है उस सबसे? मैंने प्लान करी है, बट वो मेरा पर्सनल है कि मैं रिटायर नहीं होना चाहती। आई डोंट वांट टू सिट होम एंड यू नो, आई डोंट लाइक टू सिट and I don't want to like, yeah, but that's a personal opinion जी। But अगर आप प्लान करते हो, उस तरीके से प्लान किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। Yes, you can plan। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, you can plan। ये नहीं है कि नहीं है फर्स्ट जनरेशन, ये हम सबका ये होता है कि फर्स्ट जनरेशन को तो बहुत घिसना पड़ता है, काम करना पड़ता है, सेकेंड जनरेशन मजे करती है। नहीं, अगर आप
किसी दूसरे कंट्री से यहाँ पे आके आप अपना काम चला गए हो, आप बैठे हो, वहाँ से आप कुछ लेके नहीं आए, अगर यहाँ पर आपसे, तो आप ऑब्वियसली आपके पास इतना ब्रेन है कि आप ग्रो कर सकते हो। बट चीज़ वही है कि आपने फोकस किस चीज़ पे देना है कि हाँ अभी मुझे लाइफ इंजॉय करनी है, मुझे बस घूमना फिरना ऐश करनी है जी। या मुझे लाइफ में मैं अपने आप को किसी एक जगह पर देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि मेरा गोल क्या है। तो मैं मोस्टली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं किसी को ये नहीं बोलती कि हाँ आप ये करो वो करो। जब मैं इस कंट्री में नहीं थी, आज से मैं 18-19 साल पहले की बात कर रही हूँ जी। मैं कभी बाहर खाना नहीं खाती थी, नेवर। अगर मुझे पता हो कि ठीक है, मैंने अभी तो बहुत ट्रेंड हो गया ना ये टिम और स्टारबक्स एंड ऑल दैट, टिम के बगैर सुबह नहीं होती लोगों सुबह की? नहीं होती कि हाँ मैंने $2-3 वेस्ट करने ही करने हैं वहाँ पे। तो मैं कभी, मुझे पता है कि चाय पीने चलो ठीक है घर चले ही जाएंगे, पी लेनी है। अगर मैं सुबह काम पे जा रही हूँ, मुझे पता है मैंने अपनी चाय ली और मैं अपनी जो फ्लास्क में डाल के केटल में डाल के तो मैं लेगी। सो आई सेव $1, $2, $3 डजंट मैटर जो भी है। बट आपको ये $1-2 की सेविंग ना एक टाइम पे जाके it's gonna make a big amount. It's a big thing. ये नहीं कि आप एक दिन में $2 की कॉफी नहीं पी रहे या $4 की कॉफी नहीं पी रहे तो ये आप बड़े चीप हो। नो, आप स्मार्ट हो। सारी जिंदगी आप चाहे उसके बाद आप कॉफी में नहाते रहो। तो चीज है वो, आप पहले कुछ सालों में आप अपनी अगर इच्छाओं को थोड़ा सा दबा के स्मार्टली अगर सोचते हो तो आई डोंट थिंक सो इट्स हार्ड कि फर्स्ट जनरेशन रिटायर नहीं हो सकती। नहीं, पर छोटी अमाउंट नहीं है सिमरन जी। जैसे अगर $3 भी लगा ले हम तो $90 बन जाते हैं महीने के। $90 आप मतलब इन्वेस्ट कर साल लो। के लगभग $1100-1150 वो कुछ छोटी अमाउंट नहीं होती फिर अगर हम देखें तो। हाँ, सिर्फ एक जुड़ता जा कॉफी रहा है। जी। कॉफी के साथ आप बेगल भी लोगे, साथ में कुछ डोनट भी लोगे और आप और कुछ भी साथ में कभी लोगे। स्टारबक्स का भी तो मन करेगा। हाँ, $7 $6 तो उधर भी चले गए। कभी वो भी तो फिर मन करता ही जाएगा। जी। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जिससे आप बहुत सेव कर सकते हो। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं किसी और की बात नहीं कर रही और ना ही मैं कोई लेक्चर दे रही हूँ कि हाँ ये मत करो वो मत करो। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपने जो करना है। बट ट्राई करके देखो, आपको बट डिफरेंस यही तरीके दिखेगा। हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस कट भी कर सकें और वो बिल्कुल। फिर किस तरीके से कट होंगे। जी सिमरन जी, जी। एक दो सवाल लेते हैं फिर उसके बाद मेरे कुछ सवाल हैं, देन वील रैप अप टुडेस टॉपिक। एक तो TFSA से जुड़ा ही है कि क्या हम जब TFSA से विड्रॉ करते हैं टैक्स नहीं पे करना नो होता? टैक्सेस। ओके, सो कोई भी टैक्स नहीं होता। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसमें ये बेसिकली बता रहे हैं कि इनको CRA से एक लेटर आया कि इन्होंने TFSA में ओवर कंट्रीब्यूट कर दिया था और ओवर कंट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल इन्होंने ओवर कंट्रीब्यूट किया था, इस बार क्या करें, मैक्स आउट करें कि क्या करें, और कह रहे हैं मैंने अपना DFS जो है वो भी मैक्स आउट कर दिया है। तो अब क्या इन्हें विड्रॉ कर देना चाहिए TFSA से थोड़ा थोड़ा पैसा या फिर क्या करें? राघव, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। पहली तो चीज़, जब भी आप कंट्रीब्यूट करते हो मेक श्योर अपना CRA अकाउंट चेक करके अपनी TFSA की जो कंट्रीब्यूशन लिमिट है वो ज़रूर चेक करें। अगर उनसे गलती होगी है तो इमीडिएटली जितना भी आपका ओवर कंट्रीब्यूशन हुआ है राइट वे उसको विड्रॉ कर लें, क्योंकि अदरवाइज आपको एवरी मंथ 1% की पेनल्टी पड़ रही है जितना अमाउंट उसमें एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10,000 या 20,000 का अमाउंट एक्स्ट्रा चला गया उसमें तो एवरी मंथ आपको 1% एड ऑन होता जाएगा। सो जितना जल्दी उसको निकाल सकते हैं निकाल लो, अदरवाइज देयर इज नो चांस कि आप उस पेनल्टी को CRA को बोल दो कि नहीं मेरे से गलती होगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू पे दैट, वो आपकी गलती है। उसको जितनी जल्दी इंस्टॉलमेंट में मत करें जी। जो भी है। अगर आपको कंफ्यूजन है कितना अमाउंट है, कॉल टू CRA, सीधा उनको कॉल करें, क्योंकि अगर आपका लास्ट ईयर का था इस साल का रूम उसमें डाल के अभी कितना एक्स्ट्रा है, क्योंकि पेनल्टी आपको इस अगर ज़्यादा अमाउंट है, अगर इस साल का 7,000 इंक्लूडिंग और उसको डाल भी दें, अगर उससे भी ऊपर है तो टोटल अमाउंट पूछ लें तो उसमें राइट नाउ उसमें जल्दी से जल्दी जितना भी अमाउंट है वो विड्रॉ कर लें, अदरवाइज आपका बड़ा अमाउंट बन जाएगा ये। ऐसे केस में अगर इन्होंने एडवाइजर से कराया तो एडवाइजर की गलती भी है ना, या फिर एडवाइजर देखते हैं या फिर? हाँ, एडवाइजर की हो सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड्स। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एडवाइजर को बोला मैं यहाँ पे आया था 2016, तो अगर उन्होंने मोटा मोटा कैलकुलेट करा इस साल का 6,000 7,000 7,000, बट हो सकता है इसमें बीच में आपने कहीं पे इन्वेस्ट करके निकाला हो, स्टिल एज अ एडवाइजर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि गो टू योर CRA अकाउंट, लॉग इन आजकल हर एक के पास है, तो चेक करें, कंफर्म करें,
उसके बाद जब भी आप बड़ा अमाउंट डाल रहे हो, छोटा अगर आप मंथली कंट्रीब्यूशन कर रहे हो देन वी डोंट नीड टू केयर कि हाँ ठीक है $50-100 मंथली जा रहा है, इसमें हमें केयर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इकट्ठा लमसम डाल रहे हैं, मेक श्योर आपके पास उतना रूम अवेलेबल हो। एक सवाल है राकेश जी का RRSP से जुड़ा है, कह रहे हैं कि अगर किसी के पास RRSP में सफिशिएंट अमाउंट होगी एंड थोड़ी यंग एज में 45 की एज में कहीं डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो तब क्या होता है RRSP का, और अगर उसकी कुछ और इंश्योरेंसेस पॉलिसीज भी हों तो उसका कोई इम्पैक्ट आता है RRSP पे? इंश्योरेंस पॉलिसीज का कोई इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस का मनी टैक्स फ्री है। ओके, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में, चाहे आपका 2 मिलियन आ रहा है, 4 मिलियन आ रहा है, एवरीथिंग इज टैक्स फ्री। जो आपका RRSP अमाउंट है, अगर तो उसमें आपके कंटिजेंट ऑनर हैं आपके वाइफ जी, तो ये स्पाउसल रोल ओवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 50,000 RRSP में है जी, आपने जब RRSP करी, आपके वाइफ उसमें कंटिजेंट ऑनर थे, बेनिफिशियरी की बात नहीं करी। अगर बेनिफिशियरी हैं तो ये अमाउंट जो है इट्स टैक्स्ड जी, सो अगर वो ऑनर है तो वो रोल ओवर हो जाएगा सीधा सीधा वाइफ के नाम पे, कोई टैक्स नहीं देंगे। जब इन फ्यूचर वाइफ की डेथ होगी, उनकी फाइनल टैक्स रिटर्न में ऑल दैट वो टैक्सेस पे करेंगे। बट अगर वो बेनिफिशियरी हैं देन उनको टैक्स जो है, आपकी फाइनल जो टैक्स रिटर्न है जिस पर्सन की डेथ हो रही है उसमें टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स कि आपने किस हिसाब से उस अकाउंट को सेटअप करा हुआ है। आप चाहते हो कि रोल ओवर हो, या आप चाहते हो कि फर्स्ट पर्सन की डेथ पे टैक्स पे आउट होके उसके बाद जो है रोल ओवर सिर्फ स्पाउस ही हो सकती है? स्पाउस और कॉमन इन लॉ। ओके, बच्चे भी नहीं हो सकते? बच्चे नहीं, बच्चे तो मानते नहीं यहाँ पे बच्चों को, तो ये वो नहीं है, इंडिया नहीं ना, दादे का दादे का सोच रहा था, वहाँ पे तो हो बाप जाता का है। आगे बेटे का, एंड सो ऑन। नो, तुम टैक्स दो। यहाँ पे जितनी भी आप अमाउंट बना रहे हो ना, जितना आप इकट्ठा करे जा रहे हो, अगर प्लान नहीं कर रहे तो CRA बहुत खुश है, करो इकट्ठा, एट द एंड तो मेरे पास ही आना है। अच्छा सिमरन जी, इंश्योरेंसेस की अगर हमने जब बात की, लाइफ इंश्योरेंस को लेके 3 टाइप की इंश्योरेंस सामने आती हैं। एक आती है टर्म आ जाती है, एक आ जाती है होल लाइफ इंश्योरेंस, एक आती है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। हाँ जी, ये तीनों में ऐसे क्या, एक है सोना चांदी मोती है क्या, ये ऐसा प्लैटिनम डायमंड, इनमें फर्क क्या है, ऐसे क्यों है? वेरी सिंपल, टर्म पॉलिसी आपने अपनी लाइबिलिटी को कवर करना है। आज के टाइम का बेस्ट इंश्योरेंस प्लान, लाइबिलिटीज हर एक की 8-9 लाख मिलियन की है, टर्म इज द बेस्ट ऑप्शन। होल लाइफ एंड यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसीज हैं अगर आप लाइफ में अपनी फैमिली को पीछे कुछ ना कुछ दे के जाना चाहते हो, दैट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप बोल दो इसको। ये परमानेंट पॉलिसीज हैं, बट ये उन लोगों के लिए बेनिफिट में है जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है इंश्योरेंस में डालने के लिए। सिर्फ देखा देखी कि हाँ मेरे फलाने फ्रेंड के पास या मेरे फलाने रिश्तेदार के पास परमानेंट पॉलिसी है तो मैंने भी परमानेंट लेनी है, नो, ऐसा मत कीजिए, बिकॉज दीज पॉलिसीज आर वेरी एक्सपेंसिव। और यूनिवर्सल लाइफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, मार्केट रिस्क आर देयर, उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप डाल रहे हो तो पर्सनली आई डोंट रिकमेंड कि आम बंदा उसमें एक्स्ट्रा मनी डंप करे। आप कवरेज के लिए लेना चाहते हैं इंश्योरेंस, या आप सेविंग के लिए ले रहे हो, दो डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर आपकी कॉर्पोरेशंस हैं, आपकी कॉर्पोरेशन में बहुत सारा पैसा पड़ा है, प्रोफेशनल हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर हैं, कोई बिजनेसमैन है, आपकी कॉर्पोरेशन में बहुत सारी रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है, आपने उस पैसे को निकालना है, देन होल लाइफ पॉलिसीज आर द बेस्ट पॉलिसीज। अगर आपने बिजनेस के हम तरीके से देखें कि हाँ वहाँ पे हमें इंश्योरेंस को किस तरीके से लेना है, तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ, वहाँ पे आपने टैक्स कैसे सेव करने हैं, then they have a very good options in whole life as well as in universal life. But आम आज की मैं पब्लिक की बात करूं, जो आज जो हालात हैं, जिस तरह से हमारे ऊपर मॉर्गेज लाइबिलिटीज हैं, टर्म इज द बेस्ट ऑप्शन। 20 ईयर कवर कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो, फ्यूचर में इस टर्म को आप जब भी आपके पास 4 पैसे हैं कभी भी परमानेंट में कन्वर्ट कर लो, कर सकते हो। बट अगर आपने अपनी लाइफ इजी रखनी है, गो विद टर्म। जी सिमरन जी, एक और चीज़ जो हमारे खासकर हम इमिग्रेंट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, दैट इज सुपर वीज़ा इंश्योरेंस। एंड आई एम श्योर ये ऐसी चीज़ है जो आपकी भी 12 महीने बिजी रहता होगा कि हमेशा तो बस पूछो मत। हाँ, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से आना ही आना है, तो सुपर वीज़ा चाहिए। सुपर वीज़ा को लेके आपके पास सबसे ज़्यादा क्या सवाल आता है? सस्ती करा दो। सस्ती सबसे बड़ी, ओ तो कभी कभी ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं, कभी साल में, ठीक है, इसको क्या ज़रूरत है कवर करने की।
डोंट डू दैट। आज हम 10-20 मंथली डॉलर बचा लेंगे, बट जब हज़ारों डॉलरों के क्लेम डिक्लाइन होते हैं ना, तो देन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती। जो भी है क्लियरली बता दो, चाहे साल में एक बार कभी मेडिकेशन लिए, कुछ भी है, क्लियरली बता दो यहाँ पे मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ कॉल तब आती है ऑलरेडी पेरेंट्स को आए हुए 2-3-4 महीने, कई बार साल भी हो गया होता है, तो अभी प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो गई कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी हम इंश्योरेंस ले लें जल्दी से। ये इंश्योरेंस कंपनी ऐसे नहीं बनी है। जो उनके अंडर राइटर हैं वो इतने स्मार्ट हैं, उनको पता है इंश्योरेंस लेके राइट वे अगर क्लेम आ रहा है तो देयर इज समथिंग फिशी। तो ये रिस्क मत लें। अगर पता है कि पेरेंट्स रिलेटिव आ रहे हैं, उनका ट्रैवल शुरू होने से पहले इंश्योरेंस करवा लें, तो बेसिकली आप उनको नहीं कवर कर रहे, आप अपनी खुद की पॉकेट को कवर कर रहे हो। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हो ना, वहाँ पे जब आप पर्सन एडमिट हो जाता है तो ग्रंटर पे साइन करवाते हैं। तो ग्रंटर के साइन जब आप वहाँ पे करते हो, अपने मॉम डैड ब्रदर सिस्टर जो भी आपके रिलेटिव कुछ कोई भी हैं, इट्स मीन कि आप गारंटी ले रहे हो कि जो इनका बिल बना है वो आपने पे करना है। अब 80,000 का, 100,000 का कोई बिल बन गया, 20,000 का, तो कितनी इंस्टॉलमेंट में आप पे करोगे? जी जी। तो इट्स बेटर है कि वही 50, 100, 200, 300 की जो भी पॉलिसी आ रही है वो लेके अपने आप को सिक्योर कर लो। आपने मेंशन किया, मैंने भी सुना कि कोई मुझे बता रहा था $50 की हो जाती सुपर वीजा। $50 की सुपर वीजा हो जाती है अगर बिलो एज 60 है, अगर आप डिडक्टेबल डाल रहे हैं 500,000 का, सो डिडक्टेबल का, बट एक चीज़ है मोस्टली पता नहीं होता, जब आप पॉलिसी लेते हो आप शॉप अराउंड करते हो, मैंने उससे रेट लिया, अच्छा मुझे वहाँ से $20 कम मिल गया, तो आप ये देखें कि डिडक्टेबल डाल कितना रहे हो, आप उतना पे कर सकते हो अपनी पॉकेट में से। अगर $50 की पॉलिसी है तो इट्स मीन कि आपने $1,000 का डिडक्टेबल डाला है, तो डिडक्टेबल मीन हर क्लेम पे आपको वो $1,000 अपनी पॉकेट में से देना है पर क्लेम, ठीक है। अगर आप 50 की बजाय $80 दे रहे हो, बिलो एज 60 $80 का प्लान होता है, 100,000 की कवरेज, तो आप फुल कवरेज ले रहे हो कि कल को कोई भी प्रॉब्लम आई, मैंने कुछ नहीं देना, कंपनी पे करेगी। बट जब भी कभी क्लेम आता है, मेक श्योर अपने एडवाइजर को कॉल करके प्रॉपर गाइडेंस ले, ठीक है। एडवाइजर मोस्टली ये होता है कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू। पर्सनली मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद क्लेम मत करें। ये मेरी, हर एडवाइज़र अलग अलग है, सो मुझे नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी क्लाइंट खुद क्लेम मत करें। जो भी पेपर वर्क है मुझे भेजें, क्योंकि कई बार इनोसेंट मिस्टेक्स करते हैं पेपर फाइल करने, क्योंकि चलो हमारा रोज का काम है, हो जाती है। डोंट डू दैट। पेपर वर्क जो है अपने एडवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे छोड़ दें, वो फिल करें तो अच्छी बात है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है जी। आपको कहीं पे भी क्लेम के टाइम हेल्प चाहिए या डॉक्टर के पास गए हो, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको गाइड करें स्टेप बाय स्टेप। तो सुपर वीजा इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं कि हम 20 कहाँ से बचा रहे हैं, 10 कहाँ से बचा रहे हैं। तो मेन चीज़ है आपको सर्विस कैसी मिल रही है, आपको गाइडेंस कैसी मिल रही है, आपको समझाया कैसे जा रहा है, आपको इस तरह से समझाया जा रहा है कि सिर्फ पॉलिसी सेल करनी है, या आपको प्रॉपर नॉलेज दी जा रही है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर पैसे आपने खर्च करने हैं तो उसका मतलब ये है कि कल को प्रॉब्लम आने वक्त वो पर्सन आपके पीछे खड़ा हो, व्हेन एवर यू नीड इट। तो ये चीज़ को समझो, शॉप अराउंड करो, नो डाउट, बट ये चीज़ है कि आप ये भी सोचो कि जब क्लेम आना है तो आप पहले ही बात करो कि हु विल डू ऑल द पेपर वर्क। जी जी। तो आपके पास क्लैरिटी हो कि आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं उस वक्त। सो मेक श्योर। एडवाइजर ही आपका ऐसा हुआ जिसने फ़ोन ही नहीं उठाना आपका बाद में, तो फिर आप कहोगे भी मैंने क्यों ही कराई पॉलिसी। जी सिमरन जी, थैंक यू सो मच। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, काफ़ी कुछ हमें समझने को आज मिला, चाहे वो TFSs हों, RRSPs हों, इंश्योरेंसेज हो। इंश्योरेंस तो नहीं समझ आती, मैं हमेशा बोलता हूँ इंश्योरेंस आप समझाते हो, हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर हमें नहीं समझ आता, वो बड़ी मुश्किल चीज़ है। और उसके लिए तो मैं कहता हूँ 100% एडवाइज़र के ऊपर ही रिलाई करना चाहिए। आप कोई भी, जितने भी सुन रहे हैं, आई नो कई बार हम होते हैं स्मार्ट पैसों को लेके, बट फिर भी इंश्योरेंसेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। हर कंपनी की इतनी डिफरेंट पॉलिसी तरीके हैं, हर कंपनी की इतनी डिफरेंट टर्म्स हैं, हम लोग नहीं पढ़ने बैठ सकते। ये आपका ही काम है, आप ही करो। सिमरन जी, अगर एक बार आप अपना कॉन्टैक्ट जरूर शेयर कर दो, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपको किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी टाइप की आपके इंश्योरेंस से जुड़ा कोई काम हो, एक बार आप सिमरन जी को जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। सिमरन जी जी बिल्कुल, मेरा पर्सनल नंबर है 4169947272 416-994-7272, और मेरी वेबसाइट है simransani.ca। आप वहाँ से भी मेरा नंबर उठा सकते हैं, और यहाँ रेड FM से आप मेरा नंबर कभी भी ले सकते हो। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सिमरन जी। अगेन दोबारा आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे और किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।